Yeah, in this session we are going to talk about what we are going to talk about जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फार्म। जॉर्ज ऑरवेल एक बड़े राइटर है, उनकी नावल का नाम था एनिमल फार्म। उसको लेकर के मैं बात करूंगा। मैं स्क्रीन को शेयर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं इस पे बात करूंगा कि जो जॉर्ज ऑरवेल है उनका जन्म कब हुआ, उनकी मौत कब हुई। ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू गो। उसके बाद हम लोग और बात करेंगे। मैंने एक मैटर भेजा हुआ है एनिमल फार्म को लेकर के, उसका डिटेल क्रिटिकल एप्रिसिएशन और तमाम चीजें डिटेल मैंने भेजा है, पीडीएफ फाइल, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। So in this class we are going to talk about what? In this class we are going to talk about जॉर्ज ऑरवेल। आज की क्लास में हम जॉर्ज ऑरवेल्स का एनिमल फार्म पे बात करेंगे। एनिमल फार्म। एनिमल फार्म एक नॉवेल है। किसका नॉवेल है? पहला पॉइंट की अ नॉवेल ऑफ जॉर्ज ऑरवेल, GEORGE। हमें नावल को लेने से पहले ये जरूरी है कि हम थोड़ा सा लाइफ के बारे में, किसकी लाइफ के बारे में, जॉर्ज ऑरवेल की लाइफ के बारे में, उनका अपना जिंदगी कैसी थी, कैसे उनके अपनी लाइफ में क्या स्ट्रगल हुआ, क्या कॉन्फ्लिक्ट करना पड़ा, ऑल दिस थिंग्स हमें समझना जरूरी है। तो एक पॉइंट की नावल ऑफ जॉर्ज ऑरवेल। दूसरा पॉइंट आपको ये समझना है कि जब आप जॉर्ज ऑरवेल की बात करते हैं तो क्या यही चीजें हैं या यू फाइंड सम अदर पॉइंट्स। तो देन यू रिमेम्बर दैट कि यू कम टू नो कि जो जॉर्ज ऑरवेल है ही वाज बॉर्न इन 1903, in 1903 and died in 1950। उनका जो जन्म हुआ था वो इंडिया में ही हुआ था। दैट टाइम इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो एक मोतीहारी डिस्ट्रिक्ट है, उस मोतीहारी डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था। तो ही वाज बॉर्न इन 1903 एंड डाइड इन 1950। इंग्लैंड में उनकी मौत हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में उनकी मौत हुई थी। 1903 में उनका जन्म हुआ था, 47 साल की एज में। अगर देखा जाए बहुत कम उम्र में उस इस दुनिया को वो अलविदा कह करके चले गए। तो बॉर्न इन 1903 ये एक पॉइंट है, डाइड इन 1950 यह एक दूसरा पॉइंट है। जन्म कहाँ पे हुआ था? मोतीहारी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, इंडिया में ही। दूसरा तीसरा जो पॉइंट है कि उनका जो नाम था, बचपन का नाम जो था वो था इरिक ब्लेयर। हिज रियल नेम वाज इरिक ब्लेयर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हिज रियल नेम वाज इरिक ब्लेयर। उनका जो रियल नेम था वो क्या था? इरिक ब्लेयर था। ERICPLAIR। आप सबको पता है कि सबसे पहले हम लोगों ने जिस सेक्शन को उठाया है वो नावल वाला है। तो नावल के सेक्शन में कल अभी हम लोगों ने प्राइड एंड प्रेजुडिस पे बात किया था, आज एनिमल फार्म को लेकर के बात कर रहे हैं। तो उनका जो रियल नेम था वो क्या नेम था? हिज रियल नेम वाज इरिक ब्लेयर। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ही वाज born in मोतीहारी बंगाल। इन मोतीहारी बंगाल। उनका जो जन्म हुआ था वो मोतीहारी बंगाल में हुआ था। ये चीज हमें ध्यान में रखना। मोतीहारी एक डिस्ट्रिक्ट था जो उस समय कलकत्ता में ही था, मोतीहारी डिस्ट्रिक्ट बंगाल में। तो ये चीजें थी। और वह जमाना क्या था? कॉलोनियल इंडिया का जमाना था, ब्रिटिश राज का जमाना था। ऑल दिस थिंग यू फाइंड। उनके जो फादर थे, उनके फादर का नाम रिचर्ड था, और रिचर्ड जो थे क्या थे? एक ऑफिसर थे इन द ओपियम डिपार्टमेंट। हिज फादर, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, हिज फादर, FATHER, his father Richard, RICHARD, his father Richard was working as an officer, was working, WORKING, was working as an officer
as an officer in the opium department. In the opium department, department, in the opium department. Opium department of the civil services. Opium department of the civil services of the civil services. SERVICES. So you find what you find कि these are the points. और वो कौन कौन से पॉइंट्स रहे हैं? हिज फादर रिचर्ड, उनके जो फादर का नाम था वो क्या था? रिचर्ड था, एक पॉइंट। और उनके फादर किस डिपार्टमेंट थे? हिज फादर रिचर्ड वाज वर्किंग एज एन ऑफिसर इन द ओपीएम डिपार्टमेंट। ओपीएम डिपार्टमेंट में उनके फादर थे। यू विल कम टू नो कि उनकी दो सिस्टर थी। इनकी लाइफ बहुत ज्यादा ट्रबल सम में रही थी। और व्हेन ही वाज 1 year old हिज मदर ईडा ब्रॉट हिम टू इंग्लैंड। जब वो 1 ही साल के थे तब उनकी माँ ने उनको इंग्लैंड लाया था। तो उनकी माँ का क्या नाम था? ईडा था। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द सिक्स्थ पॉइंट। हिज मदर हिज मदर ईडा, IDA, ईडा brought him to England when he was 1 year old. When he was 1 year old. 1 year old. जब 1 साल के थे तभी उनकी माँ ईडा ने उनको जो है क्या किया कि इंग्लैंड लाई थी। और उनकी दो सिस्टर थी, जिसमें मार्जोरी जो है बड़ी थी और एवरिल छोटी थी। ये भी मैं एक कोई पॉइंट नहीं लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं कि ही हैड टू सिस्टर्स। टू सिस्टर्स, एक का नाम क्या था? एक का नाम था मार्जरी, MARJORIE, MARJORIE। और जो दूसरी थी मार्जरी एंड आव्रिल, AVRIL। सो यू फाइंड कि यहाँ पे उनकी सिस्टर का नाम है आव्रिल और दूसरी सिस्टर का नाम मार्जोरी। सो इन दिस वे यू फाइंड कि माँ का नाम ईडा था, फादर का नाम रिचर्ड था, दो बहनें भी थी। और इनके फादर एक छोटी सी पेंशन पे रिटायर होकर के चले गए थे। और यू विल कम टू नो कि बहुत सारी समस्या, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको उनके सामने आई थी। और जॉर्ज ने ये बचपन से ही महसूस किया था कि उनको जो है पढ़ाई के साथ साथ काम करना पड़ेगा। अगर फैमिली को चलाना है तो कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। और एक हालत ऐसी आई कि जब वो बेगिंग तक की ये नौबत आ गई थी, मतलब इस तरह की चीजें रही थी। सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ दिस मैन कि व्हाट हैपेंड विद दिस मैन, या इन व्हाट वे ही एडजस्टेड हिमसेल्फ। और 5 साल के थे तब इनको स्कूल भेजा गया, एंग्लिकन पेरिश स्कूल में। खैर वो चीजें उतना नहीं, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि फादर एक छोटी सी पेंशन पे रिटायर हुए थे और वो इंग्लैंड चले गए थे। वहां पर जो है लाइफ वाज नॉट इजी, देयर वाज सो मेनी हार्डशिप। एंड यू विल कम टू नो कि जॉर्ज को बिल्कुल शुरू से ही एहसास हो गया था, लगने लगा था कि अगर अगर हमें पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना होगा। इस तरह की चीजें उनके माइंड में, थिंक द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हिज फैमिली, यू जस्ट कम टू नो कि उन्होंने इन सब चीजों को महसूस किया। उसके बाद जो है उनकी स्कूलिंग भी हुई, जैसा मैंने बताया कि 5 साल के थे तब उनको भेजा गया था स्कूल। तमाम जगहों से उनका स्कूलिंग वगैरह हुआ। दैट इज अनदर थिंग कि क्या क्या चीजें रही थी। एंड यू विल कम टू नो कि इसके अलावा जो है, जो जॉर्ज ऑरवेल रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी घटित हुई है कि जो एक तरह से कह सकते हैं कि नो वन कैन बिलीव कि सच अ सिचुएशन केम इन हिज लाइफ। उनको होटल में काम करना पड़ा था, बर्तन तक धुलना पड़ा था। मतलब दीज आर द थिंग्स जो जो उनकी लाइफ में हुआ था कि
जिसके फादर गवर्नमेंट जॉब में रहे हों, फिर वो भी इतने बड़े नॉवलिस्ट हुए हों, तो जब तक उन्होंने अपनी लाइफ में तो उनको कोई प्रसिद्धि नहीं मिली, मरने के बाद उनको जो है ये हुआ कि हाँ, बड़ा नाम इनका अरिजीत सिंह वी फाइव, तो वो खैर अपनी जगह। लेकिन उन्होंने अगर देखा जाए तो जो एक काम करना शुरू किया, उन्होंने भी ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया था, और कब से कब तक बर्मा में जो है। तो एक पॉइंट ये भी ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द एट्थ पॉइंट, ही ज्वाइंड JOINED, he joined what, Indian Imperial Police in Burma, Indian Imperial Police in Burma, 1920 से, फ्रॉम 1922 टू 1927। 1922 से लेकर 1927 ईस्वी तक उन्होंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया था। ग्रुप सॉरी, इस विभाग में उन्होंने नौकरी की है, और उसका क्या नाम था, इंडियन इंपीरियल पुलिस। कहाँ पर, बर्मा में। और जब बर्मा में उन्होंने ज्वाइन किया तो यहाँ के एक्सपीरियंस को उन्होंने शेयर किया है। ये तो नहीं कहा जाएगा कि उन्होंने अपने नावल में लिखा हुआ है, लेकिन एक उनका मतलब नावल भी था, बर्मीज डेज, और एक उनका क्रिटिकल एसे भी था, शूटिंग एन एलिफेंट। तो इस तरह की जो चीजें रही है, उन्होंने वहां का जो भी अनुभव किया। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आई थिंक कि नाइन्थ पॉइंट, ये जो नाइन्थ पॉइंट है, यू विल कम टू नो कि ही सर्व्ड, SER, not served but he shared, SHARED, he shared his experiences, his experiences in his novel Burmese Days, Burmese Days, जो कि 1934 में आई है, मतलब 1934 में पब्लिश हुई है। तो बर्मीज डेज तो नावल है, और ये जो एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया कहाँ पर, जब उन्होंने बर्मा जो जगह थी, जो 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 मतलब उन्होंने वहां पे ज्वाइन किया था, उन उस समय जिंदगी उनकी कैसी कटी, क्या था, ब्रिटिश राज कैसा था, उसके खिलाफ लोगों का रिएक्शन क्या था, इसको उन्होंने क्या किया, ही शेयर्ड हिज एक्सपीरियंसेस इन हिज नॉवेल बर्मीज डेज 1934 में। और एक क्रिटिकल एसे में, एंड इन अ क्रिटिकल एसे, एंड इन अ क्रिटिकल एसे, और एक क्रिटिकल एसे में भी उन्होंने इसको शेयर किया है। वह जो क्रिटिकल एसे, उसका नाम है शूटिंग एन एलिफेंट, शूटिंग एन एलिफेंट, शूटिंग एन एलिफेंट, ELEPHANT, शूटिंग एन एलिफेंट। सो यू फाइंड दिस थिंग कि कैसे कैसे चीजों को यहाँ पे उन्होंने किया, कि उस एक्सपीरियंस को उन्होंने अपने एक शूटिंग एन एलिफेंट नाम का जो क्रिटिकल एसे था उसमें उन्होंने किया। ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड। उसके अलावा यू विल कम टू नो कि जॉर्ज ऑरवेल जो है, अगर आप देखेंगे कि बहुत सारा इनका जो नाम है, दो चीजों के नाम पर रखा गया था। एक तो जो जॉर्ज रहा था, इरिक ब्लेयर तो इनका अगर कहा जाए कि ओरिजिनल नेम था, लेकिन जो जॉर्ज ऑरवेल रखा गया, ये वहाँ के जो इंग्लैंड के किंग जॉर्ज फिफ्थ थे, उसके नाम पर उनके नाम पे था। और ऑरवेल एक रिवर का नाम है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा जरूर से जरूर, कि जॉर्ज किंग जॉर्ज फिफ्थ के नाम पर रहा है, और ऑरवेल जो है एक रिवर का नाम था, जो कि सफॉल्क में बहती थी, वहां पर जो है, और मोस्ट बिलव्ड इंग्लिश साइट रहा था, उसके नाम पर इनका अपना नाम रखा, और यहीं से उनकी पहचान जॉर्ज ऑरवेल के रूप में होने लगी जो है।
अब अगर देखा जाए कि और उन्होंने इसके अलावा प्राइवेट स्कूल में भी काम किया, तमाम जगहों पर उससे जुड़े रहे। मतलब कुल मिला के लाइफ में कोई भी कंटिन्यूटी या स्टेबिलिटी नहीं थी। अगर इफ आई यूज द वर्ड देयर वाज नो स्टेबिलिटी इन लाइफ, तो वी फाइंड दिस थिंग। इसके अलावा यू फाइंड दैट कि वो लंदन फिर वापस आते हैं, वहां पे उनकी मैरिज होती है इलीन ओ शकुनेजी से। एक पॉइंट ये भी लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज द 10th पॉइंट। ही मैरिड, MARRIED, he married Eileen, EILEEN, Eileen O Shaughnessy, SHAUGHNESSY, Shaughnessy in 1936 में। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि उनकी जो मैरिज हुई है इस लेडी से हुई है जिसका नाम क्या था, इलीन ओ शाउकेनेजी। कब हुआ है? 1936 में हुआ है। और ये समय ऐसा था कि जब स्पेन में सिविल वार शुरू हो गया था, तो वहां पर भी इनके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। और तब वो उस समय स्पेन में ही थे जब इनकी शादी हुई। और वहां से वो स्पेन वो जो है क्या करते हैं कि इंग्लैंड छोड़ के चले जाते हैं स्पेन को। ही लेफ्ट इंग्लैंड फॉर स्पेन विद हिज वाइफ। कुल मिलाकर के बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं थी, तमाम तरह की प्रॉब्लम, तमाम तरह की चीजें आई उनके सामने जो है। ऑल दीज थिंग्स टू बी फाइन। और तमाम ट्रबल के साथ साथ इकोनॉमिक क्राइसिस सबसे बड़ी क्राइसिस रही है। कई न्यूज़पेपर से भी वो जुड़े थे, ट्रिब्यून से जुड़े थे, ऑब्जर्वर से भी जुड़े हुए थे। तो यू कैन जस्ट राइट द नेक्स्ट पॉइंट की पॉइंट नंबर 11 में कि ही रोट he wrote in Tribune, Tribune, Tribune and Observer, OBSERVER। तो उन्होंने क्या किया था, ट्रिब्यून में लिखा था, ऑब्जर्वर में लिखा था। दीज थिंग्स वी फाइंड कि ऑल दिस थिंग्स यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि न्यूज़पेपर से भी जुड़े। और अपनी जीविका के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। जैसे उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा है कि उनको होटल तक में काम करना पड़ा। अ, और तमाम तरह की रिपोर्टिंग पब्लिकेशन उनका रहा है। तो व्हेन यू गो विद दिस मैन, तो यू फाइंड कि कैसे कैसे लाइफ उनको काटनी पड़ी है। उनका जो है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और है कि जो 12th पॉइंट बनेगा, हिज नॉवेल एनिमल फॉर्म completed in 1944 and published in 1945। उनकी जो नावल है एनिमल फार्म, अगर आप देखेंगे कि वो 1944 में आती है, कंप्लीट होती है और 1945 में पब्लिश होती है। यह जमाना भी था सिविल वार का, नॉट सिविल वार का, सेकेंड वर्ल्ड वार के समापन का। और उनकी जो नावल एनिमल फार्म है, आप इसे कहीं ना कहीं फेबल की कैटेगरी में और एलिग्री की कैटेगरी में कुछ भी आप डाल सकते हैं। लेकिन एक जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी है और जो रसन रिवॉल्यूशन है, उसको लेकर के बात किया गया। ओल्ड मेजर का कैरेक्टर जो है कार्ल मार्क्स का, इसके अलावा लेनिन का जमाना, स्टालिन का जमाना, उन सब चीजों को लेकर के
बात किया गया है। तो ये जो है आपका 12th पॉइंट था। 12th पॉइंट के बाद मैं आपको नाउ टॉकिंग अबाउट द 13th पॉइंट, कि उस 13th पॉइंट में आपको ये समझना है कि हिज नॉवेल एनिमल फार्म एनिमल फार्म इज बेस्ड ऑन मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, IDEOLO, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। उनका जो नावल है वो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पर आधारित है। कार्ल मार्क्स का जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, उसको लेकर के रखा गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पर आधारित है। हिज नावल एनिमल फार्म इज बेस्ड ऑन मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट और आपको लिखना पड़ेगा। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के अलावा यू हैव टू राइट रसन रिवॉल्यूशन। रसन रिवॉल्यूशन, REVOLUTION, जो 1917 में हुई थी, 1917 में रूस की क्रांति। एंड द पॉलिटिकल थॉट ऑफ लेनिन एंड स्टालिन। लेनिन, LENIN लिखा हुआ लेनिन। तो पॉलिटिकल थॉट किसका था? एक तो रसन रिवॉल्यूशन पर रहा है। पॉलिटिकल थॉट किसका? लेनिन का एंड स्टालिन का। लेनिन एंड स्टालिन। स्टालिन का भी उनको लेकर के उनका जो था कि कैसे कैसे था, और जिस कंडीशन में उन्होंने लिखा वो रियली में उस दरमियान उस ऐसा पीरियड था कि वो कहीं से भी बहुत ज्यादा अगेंस्ट में जा करके नहीं लिख सकते थे, खास करके जो स्टालिन का जमाना था। और स्टालिन ने कैसे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म के नाम पे कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया, ये सब चीजें आप इसमें देख सकते हैं। 13th पॉइंट जो बनेगा कि इन द नॉवेल there is the conflict between capitalism ism and socialism। एक पॉइंट आपको ये भी देखने को मिलेगा कि नॉवेल में कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को लेकर के काफी कुछ बातें कही गई है, काफी कुछ चीजें हैं जो वहां पे आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा उनका एक नॉवेल और आया था। नाउ दैट विल बी 14th पॉइंट। इन 1949 he wrote a novel। 1984 he wrote a novel। 1984, ये चीज ध्यान में रखिए, नावल का नाम है। 1949 ईस्वी में उनका एक और नावल आता है जिसका नाम क्या है? 1984 रहा है। 1949 ईस्वी में उन्होंने शादी सोनाई ब्रोवेल से की है। दैट वाज हिज सेकंड मैरिज। इन 1915 पॉइंट के बाद 16 पॉइंट। इन 1949 ही मैरिड ही मैरिड सोनाई ब्रोवेल। सोनाई
ब्रॉवेल, BRO, BRO, WELL। सोनाई ब्रॉवेल से उनकी मैरिज होती है 1949 में। तो कुछ डेट्स ऐसे कॉमन, उनका एक नावल 1984 के नाम से है जो 1949 ईस्वी में आता है। सोनाई ब्रॉवेल से उनकी मैरिज होती है। उसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि कैसे उनका बर्मीज डेज इनका जो नावल था वो कैसे कैसे आया। आर दिस थिंग्स यू फाइंड कि क्या रहा है। लेकिन जो उनका सबसे पॉपुलर नावल है वो आपका कौन सा रहा है? दैट वाज द एनिमल फार्म। और इनकी मौत 1950 ईस्वी में हो जाती है। ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड। अब सवाल ये उठता है कि हमें जो डिस्कस करना है एक ही नावल को लेकर के डिस्कस करना है। एनिमल फार्म ही सिलेबस में है। तो व्हाट वी फाइंड इन एनिमल फार्म, एक तो बर्मीज डेज हम लोगों ने, एक उनका वर्क आया था। एक और उनका वर्क था, कुछ उनके और वर्क है जो जैसे एनिमल फार्म हम लोगों ने बात किया, 1984 को लेकर के हम लोगों ने बात किया। लेकिन इसके अलावा दो वर्क उनके और रहे हैं। पॉइंट नंबर 17, वो जो दो वर्क रहे हैं उनमें से एक का नाम है अ क्लर्जी मैन्स डाटर। अ क्लर्जी, CLERGYMANS, अ क्लर्जी मैन्स डॉटर, DAUGHTER। ये जो क्लर्जी मैन्स डॉटर है, इट पब्लिश इन 1935। और काफी कुछ इसने क्रिटिसिज्म लाया इनकी लाइफ में, लोगों ने इनको क्रिटिसाइज किया। यू विल कम टू नो कि ये भी उनका नावल ही रहा है, 1935 में आती है। अ क्लर्जी मैन्स डॉटर 1935 में। अच्छा, उसके अलावा जो है एक और पॉइंट है जो ध्यान में रखना है, 17 के बाद 18। हियर यू फाइंड अनदर वर्क दैट इज अ कीप द आस्पिडिस्ट्रा फ्लाइंग। कीप द आस्पिडिस्ट्रा फ्लाइंग, आस्पिडिस्ट्रा फ्लाइंग, आस्पिडिस्ट्रा फ्लाइंग, कीप द आस्पिडिस्ट्रा फ्लाइंग इन 1936 में। 1936 में आती है। इसमें मनी को लेकर के जो है बात की गई है। ये भी, और एक और उनका नावल कमिंग अप फॉर एयर, 19 पॉइंट, कमिंग अप फॉर एयर, कमिंग अप फॉर एयर, ये भी एक उनका वर्क था, कमिंग अप फॉर एयर। यू विल कम टू नो कि ये जो आता है कब आता है, 1936 में। कमिंग अप फॉर एयर इट केम इन 1936 में आता है। बाकी मैंने आपको बताया कि एनिमल फार्म की क्या क्या कहानी है, कहानी नहीं मैंने बताया, मतलब कि किस आइडियोलॉजी को लेकर के वो बुना गया है, क्या चीजें हैं। और हम उसके कैरेक्टर्स को एक नज़र में लिख दे रहे हैं कि कौन कौन से उनके नाम लिख दे रहे हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। कैरेक्टर्स, CHARACTERS, कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल फार्म। क्योंकि इसी एक नावल पर ही बात करना है, तो उसके कैरेक्टर्स को लेकर के जब आप बात करेंगे तो माइंड में रहना चाहिए। कैरेक्टर है नेपोलियन, POLEON। ये सबसे डोमिनेंट कैरेक्टर है नेपोलियन। ओल्ड मेजर, ओल्ड मेजर एक हॉर्स है और एक इसको प्रेजेंट करता है, कार्ल मार्क्स को प्रेजेंट करता है। ओल्ड मेजर इज अ हार्ट, यह जो है कार्ल मार्क्स को प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्नोबॉल।
स्नोबॉल के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है आपके स्क्विलर, SQUEALER, स्क्विलर। आई थिंक ये फिफ्थ कैरेक्टर। नेक्स्ट कैरेक्टर स्क्विलर के अलावा क्लोवर, CLOVER। नेक्स्ट कैरेक्टर बेंजामिन। नेक्स्ट कैरेक्टर जोन्स। नेक्स्ट कैरेक्टर मोली, MOLLIE। नेक्स्ट कैरेक्टर मोजेस। नेक्स्ट कैरेक्टर तो यू फाइंड दीज कैरेक्टर्स, मोजेस हो गए, मोली हो गए, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड कि ये लोग रहे हैं। जोन्स हो गए, बेंजामिन भी मैंने लिखवा दिया जो कि एक डंकी है। क्लोवर, ये भी मेयर है। स्क्विलर, प्रोपागैंडिस्ट। स्क्विलर के अलावा पता नहीं मैंने बॉक्सर लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। स्नोबॉल को लेकर के मैंने बात किया, बॉक्सर शायद मैंने छोड़ दिया था, बॉक्सर। सो दीज कैरेक्टर्स यू फाइंड। और मैं जो है बस इतना ही कहूंगा कि जितना मैंने लिखवाया है आपको इतना पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको ये करना है कि जो मैटर मैंने भेजा है उस मैटर को आप क्या करिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद कल हम केवल डिस्कशन का ही काम करेंगे, डिस्कशन के अलावा कल कोई और काम नहीं होगा इससे रिलेटेड। जो इतनी चीजें आप कर लीजिएगा।